नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार एक बार फिर राहुल गांधी के आगे पस्त और बेबस नजर आ रही है। कल से लेकर आज तक कम से कम 2 ऐसे मामले हुए हैं जिसमें राहुल गांधी का दम नरेंद्र मोदी सरकार पर भारी पड़ता नजर आया है। और आप जानते हैं कि सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री हाउस यानी पीएम हाउस में, जो 7 RCR पहले कहलाता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है, उसमें पीएम मोदी और सीजेआई सूर्यकांत के साथ बैठक की थी। लेकिन इस पद के लिए 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड समय पर न मिलने पर और पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने पीएम को एक खत लिखकर विस्तार से अपना विरोध दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई के मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का ही कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। यह फैसला सामने आया, ये कल रात का फैसला है। जाहिर है राहुल गांधी के विरोध के कारण किसी भी नए नाम पर फैसला नहीं किया जा सका, तो अभी प्रवीण सूद को ही काम संभालने को कहा गया है। राहुल गांधी ने इसी तरह की आपत्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर भी जताई थी, आप याद कीजिए, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चयन को लेकर। इसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ एक कैबिनेट का मंत्री क्यों रखा गया है इस चयन समिति में, इसमें मुख्य न्यायाधीश के होने का जो प्रावधान था वो क्यों हटाया गया है, ये सवाल और इसी सवाल के साथ याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया और यही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं, बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए हैं उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आज का दिन बहुत गहमा गहमी वाला दिन रहा है। बहुत सारी घटनाएं जो हैं एक पे एक, चाहे कोर्ट से हो चाहे सियासी गलियारों से हो, वो सारी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं हम, और क्योंकि लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र का अगर कहा जाए कि कोई रखवाला है तो वो है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग अगर ठीक से यानी पारदर्शी तरीका से काम ना करे, चुनाव आयोग के ऊपर ही अगर उंगलियां उठें, तो फिर लोकतंत्र का रखवाला कौन होगा। यानी अगर आप चुनाव ढंग से नहीं करवाएंगे, चुनाव पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करवाएंगे, निष्पक्षता के साथ नहीं करवाएंगे, तो फिर आखिर इस लोकतंत्र का होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आज कहा है कि एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जा ही नहीं सकता है। अगर आप वहां जो चयन प्रक्रिया आपकी है, यानी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसमें अगर आप एक मंत्री को रख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री को रख रहे हैं, तो साफ साफ इन दोनों जजों की बेंच ने, यानी जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की बेंच ने कहा है कि एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जा ही नहीं सकता है। और ऐसे में सभी नियुक्तियों पर फैसला जाहिर तौर पर 2/3 के बहुमत से ही होगा, यहां पर यानी 2:1 के अनुपात में होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति की संरचना पर गंभीर चिंता जताई है। बेंच ने पूछा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रभावी वीटो जैसी स्थिति क्यों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें जो बात परेशान करती है वो ये है कि कार्यपालिका के पास वीटो जैसी शक्ति क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में से इशारा किया कि प्रधानमंत्री और एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के चयन समिति में होने से निर्णय प्रक्रिया पहले से तय बहुमत की ओर झुक सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों की नियुक्ति में संतुलन और निष्पक्ष होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि जब देश के चीफ जस्टिस सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी एक स्वतंत्र प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम पहले से ही बहुमत आधारित प्रतीत होता है, तो फिर स्वतंत्र पैनल का दिखावा करने की आवश्यकता ही क्या है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि किसी भी संवैधानिक संस्था की नियुक्ति प्रक्रिया में वास्तविक स्वतंत्रता और संतुलन होना आवश्यक है, न कि केवल औपचारिक रूप से। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यह भी साफ किया कि संसद को कानून बनाने का अधिकार जरूर है, लेकिन संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णायक है। कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार उसके पास रहेगा, चाहे यह किसी को पसंद हो या ना हो। यहां साफ साफ कहा है।
इन टिप्पणियों से जाहिर है कि राहुल गांधी की उठाई हुई बात का ही विस्तार यहां सुप्रीम कोर्ट में आज दोनों जजों की बेंच ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि इस बेंच के सामने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए थे आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हां, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो सॉलिसिटर जनरल के भी ऊपर यानी पूरे के पूरे कानूनी पहलू को कानूनी पक्ष को कोर्ट में रखने के लिए जो सरकारी पक्ष होता है उसका चीफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो खड़े हुए। और ये बहस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश में निष्पक्ष चुनाव न होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ईवीएम में छेड़खानी से लेकर आचार संहिता का उल्लंघन और एसआईआर के कारण लाखों वोटर्स के नाम काटे जाने जैसी कई गंभीर शिकायतें विपक्ष ने की हैं। चुनाव में चोरी जैसा शब्द लोकतंत्र में आम बोलचाल में अब शामिल हो चुका है। वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा अब आम बोलचाल में है और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, कोई अच्छी हालत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग भी विपक्ष की शिकायतों को दूर करने के लिए खास मेहनत करता हुआ नहीं दिखता है, बल्कि उसके रवैये में कई बार अवहेलना दिखाई देती है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दूं कि आज ही बिहार से एक एग्जाम्पल सामने आया है, जिसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव की मांग तेज हो गई है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने आज जेडीयू को हराकर सीट छीन ली है। आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय ने जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को 350 से अधिक वोटों से हरा दिया। एक एमएलसी उपचुनाव में जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है। आइए जरा यहां तेजस्वी यादव को सुनिए कि क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सुन रहे थे, तो बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ तो बीजेपी टिकने वाली नहीं है। ये बात केवल एक राज्य नहीं बल्कि कई और राज्य के संदर्भ में भी कही जा चुकी है। यानी यहां फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है और ये सवाल जो है ये बार बार उठ रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठता है, ये सवाल चुनाव से पहले, चुनाव के बाद उठता है। एसआईआर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आज चुनाव आयोग, एक तरफ देखिए चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है एसआईआर को लेकर, चुनाव की पद्धति को लेकर, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और सबसे बड़ी बात खुद चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है इसको लेकर। उसके बाद भी आज फिर से देश के बाकी राज्यों में, कुछ एक राज्य को छोड़कर बाकी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज एसआईआर की घोषणा हो गई है। आप जान रहे हैं कि एसआईआर की घोषणा आज कर दी गई है और ये घोषणा जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, मणिपुर, त्रिपुरा, ये
इन राज्यों, ये 16 राज्य, इसके अलावा तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब में अब एसआईआर करवाने की घोषणा हो चुकी है। आखिर एसआईआर की इतनी जरूरत क्यों है, इस पर भी बहुत बातें हो चुकी हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने एक बहुत ही उकसाऊ बयान दे दिया, उकसाऊ बयान ही कहेंगे उसको। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में को संसद बना दिया है, संसद की तरह बहस मुझे पसंद आई। इस पर साफ साफ कह दिया यहां पर दोनों जजों की बेंच ने कि ये न संसद है, ये न्यायपालिका है, यहां संसद की तरह बहस नहीं होती है, यहां कानून के दायरे में बहस होती है। और हम जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या है, यहां साफ साफ कही। तो एक बहुत हल्के ढंग से, हल्के अंदाज में आज न्यायपालिका को लेने की कोशिश आज सुप्रीम कोर्ट में की थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, लेकिन उनको उनकी जगह बता दी कि आप किस जगह पे हैं, न्यायपालिका किस जगह पे है, यानी सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब कहाँ है, ये बताते हुए यहाँ पर नजर आए दोनों जज, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। रिजल्ट क्या आता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है अभी वो देखा जाएगा क्या रिजल्ट आएगा, इस पर क्या फैसला आता है और क्या इसे, क्योंकि डिमांड ये भी हो रही थी कि 5 जजों की बेंच को भेज दिया जाए और संवैधानिक पीठ को भेजा जाए और आर्टिकल 145 के तहत, 145/3 के तहत। लेकिन इन सब की बात दूसरी जगह, और इस पर आगे हम लोग विस्तार से पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ने जो 2 महत्वपूर्ण बातें उठाई थी, इन दोनों का जिक्र आज बार बार आया सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहां सामने आती है, वो ये कि आज ममता बनर्जी अपने काले लिबास में, यानी एडवोकेट के लिबास में आज पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट। और कोलकाता हाई कोर्ट में उन्होंने पोस्ट इलेक्शन जो वहां पर चल रहा है, घटनाक्रम तेजी से बदला है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए देखिए ममता बनर्जी को, इस तस्वीर में देखिए ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और वहां पर इन्होंने सुनवाई में हिस्सा लिया। और इन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि आप कहीं भी बुलडोजर चलाएंगे, चलाने से पहले आपको नोटिस देना होगा, लेकिन आप बिना नोटिस अगर पहुंच जाते हैं तो यह जाती है, कानून के साथ छेड़छाड़ है, कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है। ये सारी बातें वहां कही गई हैं। और ममता बनर्जी वहां सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अलग यहां बातचीत चल रही थी, अलग दलीलें पेश की जा रही थी। इन सब के बीच इधर केरलम में, जी हां, केरलम में कांग्रेस पार्टी ने अपने नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है, उसका ऐलान कर दिया है। वीडी सतीशन होंगे नए मुख्यमंत्री। नाम 3 लोगों के चल रहे थे, थोड़ा लंबा वक्त गुजरा, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद यही कहा जा रहा है। केरलम से जो खबरें आ रही हैं कि वीडी सतीशन 6 बार के विधायक हैं और एक साफ सुथरी छवि है और सबको एक साथ लेकर जाने वालों में से एक हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, विधायक भी हैं, तो इसलिए एक अच्छा चुनाव माना जा रहा है वहां केरलम में। और इस बीच इधर कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक चारों तरफ